महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में एक मरतबा फिर जाली एनओसी के जरिए 7.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। ताजा मामला पुणे शहर के हेंजेवाड़ी में वाक़े मान गांव से जुड़ा है, जहां ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने एमआईडीसी को जमीन देने के इवज बोर्ड के इल्म में लाए बगैर ही रकम हासिल कर ली। पुणे जिले के डिप्टी कलेक्टर ने भी रकम अलॉट कर दी। जब वक्फ बोर्ड के रीजनल अफसर ने एतराज किया तो पता चला कि वक्फ बोर्ड की तरफ से एनओसी दाखिल की गई है। इस मामले में हेंजेवाड़ी पुलिस ने वक्फ पैनल के एक वकील समेत 8 मुलजिमीन को तहवील में ले लिया है। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर अनीस शेख का दावा है कि वक्फ बोर्ड से कोई एनओसी दाखिल नहीं की गई। बावसूख जराये के मुताबिक हेंजेवाड़ी पुलिस ने इस मामले में डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से पूछताछ की है। वाज़ेह है कि एमपी और बोर्ड की रुकन फौजिया तहसीन खान ने ट्वीट करके करोड़ों की हेराफेरी का इंकशाफ किया है। हमारे पास में डिप्टी सीओ के नाम की या हमारे स्टाफ के नाम के कोई तकरार नहीं है, बल्कि इनफैक्ट इस मैटर को हमने शुरू करवाया है। जब हमको पता चला है कि मुआवजा की रकम डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उस वक्त हमने जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया। डिप्टी कलेक्टर्स को ये कहा कि ये मुआवजे की रकम हमारे पास आनी चाहिए, हम जो है वो ताबूत एंडोमेंट ट्रस्ट को ये रकम देंगे, इस वक्त में आप उनको मत दो। इसके बावजूद भी डिप्टी कलेक्टर ने पता नहीं कौन से सर्कमस्टेंसेस में वो डिसीजन ले लिया। कहा कि आपके पास से हमको एनओसी आई है, ऑन दैट बेसिस हमने दिया है। अच्छा, एनओसी आने के बाद में उन्होंने मांगा एनओसी बताओ हमको कहा है, हमारे ऑफिस से कोई एनओसी नहीं गई। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में एक मरतबा फिर बोगस एनओसी के जरिए करोड़ों की हेरा फेरी का मामला सामने आया है। ताज़ा मामला पूना से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अब तक एक वकील समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में डिप्टी सीओ भी जांच के रडार पर है, लेकिन वक्फ बोर्ड के सीओ का दावा है कि वक्फ का कोई भी मुलाजिम इसमें मुलविस नहीं है। जांच चल रही है, देखना यह है कि क्या क्या सामने आता है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर नरीमन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को सेडिशन कानून और यूएपीए को मनसूख कर देना चाहिए ताकि मुल्क के अवाम खुले में सांस ले सकें। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने सेडिशन कानून और यूएपीए को मनसूख करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि वो मामले को सरकार के पास वापस न भेजें। सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन कवानीन में तरमीम, इसे मनसूख करना हुकूमत का काम नहीं। जस्टिस नरीमन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आया है और अदालत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके सेडिशन और यूएपीए की खिलाफ वर्जी करने वाली दफात को मनसूख करे ताकि लोगों को ज्यादा आज़ादी हासिल हो सके। साबिक जज ने कहा कि सेडिशन कानून एक नौ आबादियाती कानून है और इस कानून को मुजाहिदीन आज़ादी पर जुल्म करने के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि इसका आज भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के बावजूद हिंदुस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग में पीछे है। जस्टिस नरीमन के मुताबिक ऐसा पुराने और जाबिराना कानून की वजह से हो सकता है। जस्टिस ने कहा कि ये असल आईपीसी में सेडिशन का जिक्र नहीं था, लेकिन ये ड्राफ्ट में था। उन्होंने कहा कि यूएपीए की तारीख का पता चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की जंगों से लगाया जा सकता है। साबिक जज ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के साथ जंगों के बाद हमने यूएपीए एक्ट पेश किया। यूएपीए एक सख्त एक्ट है जिसमें पेशगी जमानत की कोई गुंजाइश नहीं है और इसमें कम से कम 5 साल की कैद है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बोलने की आजादी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने भोपाल रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के बयान का खैर मकदम किया है। एमपी जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि साध्वी के बयान के 2 अलग अलग पहलू हैं। साध्वी ने मंदिरों के पैसे अक़लियतों की किफालत के ताल्लुक से जो बयान दिया है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है
और सियासत पर मबनी है, लेकिन जहां तक मंदिरों से हुकूमत के कंट्रोल को खत्म करके हिंदू समाज के तहवील में देने का मुतालबा है, इसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। जमीयत मुतालबा करती है कि हुकूमत हिंद से न सिर्फ मंदिरों से सरकारी कंट्रोल को खत्म किया जाए, बल्कि मसाजिद और दूसरे मजाहिब के इबादतगाहों से भी सरकारी कंट्रोल खत्म करके इसे इस समाज के हवाले करना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जरिए बयान दिया गया है कि मंदिरों के पैसे से अक़लियतों की किफ़ालत की जाती है और उन्होंने इसको बंद करके जो है मंदिर को जो है हिंदू तंजीमों के तहवील में देना के मुतालबा किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, ये बयान जो आया है इसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी वो बयान को अखबारात में देखा। साध्वी प्रज्ञा जो है यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बयान कुछ इस तरह था कि मंदिरों को जो है सरकारी कंट्रोल से आज़ाद किया जाना चाहिए और अक़लियतें उससे फ़ायदा उठा रही है, यानी ख़ास तौर पर मुसलमानों का जिक्र उन्होंने किया। तो मैं ये बात वजाहत के साथ कहना चाहता हूँ, उनकी जो मांग के दो हिस्से हैं। अगर वो मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से आज़ाद कराना चाहती हैं तो मैं उसकी पूरी तरह से तायद करता हूँ और उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं कि सरकार का कंट्रोल किसी भी इबादत गाह पे नहीं होना चाहिए। रहा सवाल मुसलमानों या अक़लियतों के फ़ायदा उठाने का, तो अक़लियतों का ताल्लुक़ कोई मंदिर से नहीं है। हाँ, अगर अक़लियतों को, पहली बात तो अक़लियतें बहुत पिछड़ी हुई है, उनको कुछ नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो हमारा हक़ है। हम भी सरकार को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, GST देते हैं, तो वो सरकार का और हमारा मामला होता है और हम बहुत पिछड़े हुए, हमारा हक़ है। हम मंदिरों से कोई फ़ायदा नहीं उठाते, तो ये उनकी बात जो है गलत है। हाँ, रहा सवाल मंदिरों का सरकारी कंट्रोल से आज़ाद होना, तो हम इसका समर्थन करते हैं, इसकी तायद करते हैं और हम भी मांग करते हैं। हमारी एक अरसे दराज से मांग चली आ रही है कि जो वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं, एक तरह से वो भी सरकार के जरिए नामजदगी होती है, तो वो भी सरकार के मातहत इदारे बन के रह गए। और इस वक्त जो हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश में जो औकाफ की ज़ुबू आली है, वो वक्फ बोर्ड की नाकारगी की वजह से ही है। अगर वक्फ बोर्ड ने काम किया होता तो आज भोपाल के 100 के करीब कब्रिस्तान जो है आज सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं और कब्ज़े नाजायज़ हो चुका है, और बहुत बड़ी तादाद में औकाफ की जायदादें सरकार के कब्ज़े में है, पुलिस के कब्ज़े में, एडमिनिस्ट्रेशन के कब्ज़े में और आवाम के कब्ज़े में, हिंदू और मुसलमानों के कब्ज़े में, और वो वक्फ बोर्ड कुछ कार्रवाई नहीं करता उनको आज़ाद कराने के लिए, कुछ भी नहीं करता। तो जो है चाहे मंदिर हो या मस्जिद, इसके लिए कोई अलग से बोर्ड की तश्कील का मुतालबा करें। हमारी मांग है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक ख़ास तरीका है, उसमें सिख लोगों के जो गुरुद्वारे के जो प्रबंधक होते हैं उनके ज़रिए से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होता है, और सरकार का नियंत्रण सिर्फ हिसाब किताब पे होता है, बाकी उसके गठन पे नहीं होता। और वक्फ बोर्ड में जो है पूरी नामजदगी जो है सरकार की तरफ से होती है और सरकार के मातहत लोग जो है उसमें आते हैं और वो आज़ादाना काम नहीं कर पाते हैं। जब तक समझते हैं तब तक तो वक्त पूरा हो जाता है, और बहुत बुरा हाल इस वक्त हमारे औकाफ का पूरे मुल्क में है। तो हम चाहते हैं सरकार के कंट्रोल से औकाफ को आज़ाद होना चाहिए और अलग से उनका इंतज़ाम होना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकजी वज़ीर सेहत को एक ख़त लिखा है जिसमें उनसे गुजारिश की है कि वो छठ पूजा हेल्थ गाइडलाइंस जारी करें। सिसोदिया ने लिखा कि कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र मरकज़ को छठ पूजा मनाने के ताल्लुक से हिदायत जारी करनी चाहिए। जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबा इस्लामी माशरा की जानिब से जालना में 2 रोज़ा फैमिली काउंसलिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कैंप में शरीक मंदूबीन की रहनुमाई के लिए जमाते इस्लामी हिंद मरकजी मजलिस शूरा के रुकन मौलाना रजीउल इस्लाम नदवी, मुंबई से सुकून फैमिली काउंसलिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सिद्दीक कुरैशी और दीगर कई अहम शख्सियात को मदऊ किया गया। फैमिली काउंसलिंग वर्कशॉप में खानदानी तनाज़ात के हल के लिए मौसर तरीक़ेकार के बारे में काफ़ी अहम मालूमात दी गई। खानदानी तनाज़ात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ख्यालात में तालमेल ना होने या फिर मुख्तलिफ गलत फहमियों की वजह से खानदानों में इंतशार पैदा होता है। खानदानी तनाज़ात को हल करने के लिए फैमिली काउंसलिंग सेंटर अहम रोल अदा कर रहे हैं। इसी के पेश नज़र
जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबे इस्लामी मुआशरे के तहत रियासत के मुख्तलिफ 16 शहरों में बाज़ाब्ता फैमिली काउंसलिंग सेंटर चलाए जाते हैं। काउंसलिंग सेंटर में खिदमात अंजाम देने वाले अफराद की रहनुमाई के लिए ये कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में काफी अहम बातें बताई गई। जमात इस्लामी ने फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स पूरे मुल्क में कायम करने का फ़ैसला किया है। जमात का ख्याल है कि ख़ानदानों में टूट फूट हो रही है, मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे तनाज़ात वगैरह उभरने लगे हैं और ख़ानदानों में जो खुशगवारी होनी चाहिए उसमें वो कमी आ रही है। इसलिए जमात ने पूरे मुल्क की सतह पर यह फ़ैसला किया है तमाम स्टेट्स में काउंसलिंग फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। वर्कशॉप में खानदानी तनाज़ात के हल के सिलसिले में जहां एक तरफ इल्मी रहनुमाई की गई, वहीं दूसरी तरफ केस स्टडी सेशन रखकर खानदानी तनाज़ात को कैसे कामयाबी के साथ हल किया गया, इसके बारे में भी मिसालें पेश की गई। हमारी सोसाइटी जो है वो कल्चरल क्राइसिस का शिकार है। उसकी वजह यह है कि वेस्टर्न जो कल्चर है उसकी डोमिनेंसी जो है वो हमारे यहाँ भी देखने में मिलती है और ख़ुद गर्जी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बढ़ गया है और इसी वजह से ख़ानदान टूट रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली का रुझान बढ़ गया है और न्यूक्लियर फैमिली में भी ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, इसलिए कि वहाँ भी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बढ़ गई। 2 रोज़ा वर्कशॉप में फैमिली काउंसलिंग से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई की गई। प्रोग्राम में फैमिली काउंसलिंग मकसद व ज़रूरत, मौजूदा ज़माने के फैमिली इश्यूज और रसूल की तालीमात की रोशनी में उनके हल पर जोर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जालना से ज़मीर अहमद खान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत मुस्लिम तंजीमों में एक बड़ा नाम है, लेकिन अब इस तंजीम में तनाज़ा हो गया है। दरअसल 35 लोगों की जानिब से खत लिखकर चुनाव कराने की मांग की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत की दिल्ली के जामिया नगर मुकीम दफ्तर की बिल्डिंग पर सन्नाटा है। साबिक मेंबर पार्लियामेंट सैयद शहाबुद्दीन के जरिए बनाए गए इस मुस्लिम तंजीम को लेकर इन दिनों तनाज़ा है। 35 अरकान की जानिब से मौजूदा सदर नावेद हामिद को लेटर लिखा गया है और ये कहते हुए चुनाव कराने की मांग की गई है कि 2 साल की मियाद पूरी हो चुकी है। तो वहीं इस मुद्दे पर नावेद हामिद का कहना है कि सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के जरिए दी गई रूलिंग के हिसाब से वो सदर हैं और जब उनका टर्म पूरा होगा तब चुनाव कराया जाएगा। जफर साहब ने कोर्ट का केस ख़त्म करवाने के बाद एक ख़त उनको लिखा था कि भाई चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने अपनी एक रूलिंग दी थी सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के दूसरे अरकान के मशवरे के बाद, जो 10 अक्टूबर 2020 को रूलिंग आई है। एपेलेट बॉडी है वो, समझिए कि ओम्बड्समैन उसको कह लीजिए या अदालत कह लीजिए, मुशावरत की अदालत है वो बेसिकली। उस अदालत ने फैसला किया कि इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है आने के बाद, जो रुका हुआ था कोर्ट के केस की वजह से, उसके बाद से नई मीक़ात, नई टेन्योर शुरू होगी। दरअसल दिसंबर 2017 में मुशावरत का चुनाव हो रहा था। मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने चुनावी अमल पर रोक लगा दी। इसके बाद बैलेट बॉक्स सील करके रख दिए गए। 2 साल बाद मुकदमा ये कहते हुए वापस ले लिया गया कि 2 साल का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन दोबारा चुनाव न होकर चुनाव नतीजों का ऐलान किया गया और सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के सदर की जानिब से नतीजों के ऐलान के साथ ही मियाद शुरू होने का फैसला शुरू हुआ। इस पूरे मुद्दे पर खत लिखने वालों में शामिल डॉक्टर अनवार का कहना है कि चुनाव होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के सदर ने बगैर मीटिंग फैसला लिया। अब उनकी उम्र इतनी हो गई है कि मैं नहीं समझता कि वो इस चीज़ों को समझे होंगे और जिस तरह से उन्होंने उनके साथ सामने मामला रखा होगा और उस पर उन्होंने साइन कर दिए होंगे। अगरचे जलालुद्दीन उमरी साहब तमाम अरकान के साथ मीटिंग करते तो यकीनन वो कभी उसमें साइन नहीं करते, मेरा यकीन है, क्योंकि इससे पहले ही मौलाना सालिम साहब के ज़माने में भी सालिम साहब से कुछ लोगों ने दस्तखत करा के ले आए थे। जब मुझे मालूम है, मैंने सालिम साहब को बताया कि ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट से जो है, तब उन्होंने कहा ऐसा है और फ़ौरन उन्होंने अपना वो ख़त वापस लिया और कहा कि अब नहीं। तो मेरा यकीन है कि जलालुद्दीन उमरी साहब से अगर लोग अरकान के साथ मुलाकात करते, मीटिंग करते, तो यकीनन वो कभी साइन नहीं करते, बल्कि कहते कि फ़ौरन इलेक्शन कराए। सैयद शहाबुद्दीन के जरिए बनाया गया ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत एक अहम इदारा है। जाने माने लोग और बड़ी मुस्लिम तंजीमें इसके मेंबर हैं, लेकिन पिछली 1 दहाई में इसका असर कम हुआ है
और अब हालत यह है कि टर्म को लेकर तनाजा हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुरम शहजाद की रिपोर्ट। बानिए दरसगाह सर सैयद अहमद खां की फिक्र को आम करने की आज भी इतनी ही जरूरत है जितनी आज से 100 साल कबल थी। आखिर क्या वजूहात हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज तक सर सैयद चेयर कायम नहीं हो सकी? सर सैयद एकेडमी सिर्फ सर सैयद और उनके रफ़क़ा की चंद किताबों की इशाअत तक महदूद होकर रह गई। आज हमें असर-ए-नौ इस पर गौर व फिक्र करना होगा कि हम आने वाली नस्लों को सर सैयद के ताल्लुक से क्या पैगाम दे रहे हैं। सर सैयद अहमद खां की यौम विलादत के मौके पर उर्दू अकादमी AMU के डिप्टी डायरेक्टर और मारूफ अदीब प्रोफेसर जुबैर शादाब ने इन्हीं अहम नुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमें आज विजन कमेटी तश्कील देने की जरूरत है जो न सिर्फ सर सैयद अलीगढ़ तहरीक बल्कि पूरे तालीमी निज़ाम और मुस्तकबिल के 50 साल प्रोग्राम पर गौर व फिक्र करे। ये वक्त का अहम तकाजा है। ख़ास तौर से सर सैयद की जो शख्सियत है या जो उनके अफ़कार हैं, उन अफ़कार पे या उनके विज़न पे जिस मुनज़्ज़म तरीक़े से काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं तशनगी का एहसास होता है। काम हमने बहुत किया है लेकिन वो एक मुनज़्ज़म तरीक़े से दुनिया के सामने वो काम नहीं आता। अकोला में MIM ने RTO दफ्तर में बदनवानी का इल्ज़ाम लगाया। इसके खिलाफ MIM ने अनोखा एहतजाज भी किया। MIM कारकुनों ने RTO दफ्तर के सामने एक भैंस लाकर उसके सामने बीन बजाई। इनके मुताबिक वो आवाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि जिस तरह भैंस के आगे बीन बजाकर कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक इसी तरह बदनवानी के मामले को RTO के सामने उठाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मांग की थी कि अकोला ITO कार्यालय में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है, उसमें कार्रवाई ना होने के कारण हमने भीख मांग आंदोलन किया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज हमने जनता को यह बताया कि हम जो बात बता रहे हैं, हम जो निवेदन कर रहे हैं वो एक भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। इसलिए आज हमने ITO कार्यालय में आके बीन बजाओ आंदोलन किया, भैंस के सामने बीन बजाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और अगर 10 दिन में हमारी मांग पूरी नहीं होती है, अकोला ITO कार्यालय से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है।